हेलो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर गणित पंथी यूट्यूब चैनल में। टॉपिक देख करके आपको समझ में आ ही गया होगा, समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दरअसल यूपीएसआई की एक बड़ी ही कह सकते हैं हम कि बहुआकांक्षित एक वैकेंसी आई हुई है, जिसमें एक एक कोर चैप्टर के रूप में मैथ में मेंशन है समांतर श्रेणी। तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ऐसे जो थोड़ा सा अलग टाइप के चैप्टर्स रखे जाते हैं सिलेबस में, वहाँ से उस सिलेबस को टच करने के लिए वो एक क्वेश्चन ज़रूर डालते हैं। अदर चैप्टर से एक क्वेश्चन एक दो इधर उधर हो जाए चलेगा, लेकिन इससे पूरी उम्मीद है कि एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो हम श्रेणी को 3 तरह से पढ़ेंगे। पहले तो समांतर पढ़ लेंगे, फिर गुणोत्तर पढ़ लेंगे मतलब एपी जीपी, उसके बाद मिसलेनियस। उसके साथ मैं कोशिश करूंगा ये जो अलग अलग सीरीज होती हैं और भी सीरीज जो कोई श्रेणी में ना आती हों, या फिर जैसे सम संख्या, विषम संख्या, स्क्वायर, क्यूब, इन सब के बारे में भी हम कवर कर लेंगे धीरे धीरे। अब मेन बात यह है कि आखिर हम यहाँ पढ़ के क्या पाएंगे, इसको यहाँ पे हम पढ़ के क्या सीख सकते हैं। पहली चीज़ तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आप इस तरह से एपी के क्वेश्चंस को कभी सॉल्व नहीं किए होंगे। अगर किए होंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि आप नहीं किए होंगे। तो इसको बड़े ही ध्यान से और बड़े ही कह सकते हैं हम धैर्य के साथ देखिए, समझिए, खुद से क्वेश्चंस को रोक के लगाइए, फिर हमारे तरीके देखिए, और उसके बाद से अगर सेशन अच्छा लगे, यूज़फुल हो, तो शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। समांतर श्रेणी, समांतर, ये आप एसएससी की परीक्षाओं में भी आजकल रैंडमली कुछ भी पूछ रही है, डिप्यूटी, सबको पता है। तो ये एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, मतलब जो भी एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेनली यूपीएसआई के लिए कोर चैप्टर है ये। तो समांतर श्रेणी, समांतर मतलब समान अंतर वाली श्रेणी, समान अंतर वाली श्रेणी मतलब या तो घट रहा हो या तो बढ़ रहा हो, जो भी हो रहा है वो समान रूप से होता रहेगा। ठीक है, मतलब क्या होता है, कुछ भी है, कोई भी एक सीरीज चल रही है, 1 2 3, कुछ भी चल रही है। मान लीजिए अगर यहाँ पे एक कोई टर्म होता है ए, इससे थोड़ा बढ़ जाता है, एक गैप क्रिएट होता है, यहाँ पे गैप मान लेते हैं डी का क्रिएट होता है, तो यहाँ पे बन जाता है ए प्लस डी। यहाँ एक और गैप क्रिएट होता है डी का, यहाँ बन जाता है ए प्लस 2d। एक और गैप क्रिएट होता है डी का, मतलब समान अंतर है ना, बन जाता है ए प्लस 3d। ठीक है, अब यहाँ से फार्मूला निकल करके आता है। वो फार्मूला एक्चुअली क्या है कि आप फार्मूले की तरह कहीं यूज करेंगे ही नहीं, हम फार्मूले से काफ़ी दूर रहेंगे, फार्मूला ही लगाएंगे लेकिन फार्मूले की तरह नहीं लगाएंगे। समझिए कैसे, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप एक बात देखो, अगर हम बोल रहे हैं कि 4 टर्म है, 1 से लेके 4 तक, तो 4 टर्म में आप देख रहे हो गैप कितना क्रिएट हो रहा है, 3। 4 टर्म के बीच में, 4 टर्म अगर कुछ भी 4 टर्म हो रहा है तो उसके बीच में गैप कितना क्रिएट होता है, 3। अगर हम कहते हैं 5 टर्म, तो आपको क्लियरली अंदाज़ा हो जाना चाहिए गैप कितना क्रिएट हो रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब 6 टर्म, सॉरी 1 2 3, ऐसे जितना भी टर्म होता है, जितना भी टर्म है। अगर हम बोलते हैं 7 टर्म, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म में गैप कितना होता है, 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब जितना टर्म होता है उससे एक कम गैप होता है। पहली चीज़ तो सोचने का तरीका ऐसे रखिए। दूसरी चीज़, अगर हम बोल रहे हैं कि 13, मतलब एक हम बोल रहे हैं कि कोई भी एक 4th टर्म हो, 4th टर्म, और फिर हम बोल रहे हैं 6th टर्म हो, तो ये पता चल जाना चाहिए 4 से 6 मतलब कितना हम गए हैं, 2। तो ये 2 क्या पार किए होंगे, गैप पार किए होंगे ना 2, यहाँ बीच में 5 आया होगा, 2 गैप हम पार किए होंगे। 4 से 6, 13 से 17 जाने के लिए 4 गैप पार कर रहे होंगे। जब ऐसे बोला जाए तो ये समझिए। लेकिन अगर हम बोल दे रहे हैं कि टोटल जो टर्म्स हैं, वो टर्म्स कितने हैं, मान लीजिए कि टोटल हम बोले, टोटल टर्म्स अगर हम बोल देते हैं 17 है, तो आप सोचिए 17 टोटल टर्म्स है तो कितना गैप बन रहे होंगे,
17 टोटल टर्म्स हैं तो 16 गैप बन रहे होंगे, एक पहले बैठा होगा एक बाद में बैठा होगा, बीच में 16 गैप बन रहे होंगे और 16 नंबर्स आ जाते होंगे, 15 नंबर्स आ जाते होंगे। मतलब समझ रहे हैं? अगर हम बोले 17 तो आपको तुरंत समझ आना चाहिए कि यहाँ पे भाई 17 टर्म्स अगर हैं तो बीच में उसके 16 गैप बन रहा होगा, क्योंकि एक तो पहले आ जाता है नंबर, फिर 16 बार आप काउंटिंग करते हैं, एक के बाद 16 जाते हैं ना, एक दो, जैसे एक के बाद से आप और छोटे एग्जांपल समझ लीजिए। मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस उतना अगर आप पकड़ लिए तो फिर कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में। अगर हम बोलते हैं 5 टर्म की हम बात करते हैं तो आप कैसे लिखते हो? फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मतलब आप फर्स्ट से स्टार्ट किए तो काउंटिंग आपकी कहाँ शुरू हो रही है? 1 2 3 4, मतलब 4 गैप आपने पार किया 5 टर्म के लिए। अगर हम बोलते हैं 50 टर्म है 49 गैप, 60 टर्म है 59 गैप, जितना भी टर्म है उससे एक कम गैप होता है। ठीक है, यहीं से अब जैसे कि हम अगर बोलते हैं पहले टर्म से तीसरे टर्म तक जाना होता है, अगर पहले टर्म से आपको तीसरे टर्म पे जाना है, अगर पहला टर्म आपको पता है तीसरा टर्म पूछा जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए पहला तीसरा, तो 1 और 3 के बीच में, मतलब 3 टर्म के बीच में गैप कितना होता है? 2 गैप्स आएंगे और हर गैप की एक वैल्यू होती है। हमारे कैरियर में भी अगर हम ब्रेक लेते हैं गैप होता है तो उसकी एक वैल्यू होती है हमारा अचीवमेंट उस पर ही पूरी लाइफ डिपेंड करती है। ऐसे ही हर गैप की एक वैल्यू होती है। अब यहाँ पे एक गैप की वैल्यू थी डी, तो 2 गैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2D। आप देखिए ए में जब यही 2D ऐड कर रहे हैं तो हमें थर्ड टर्म मिल जा रही है। ठीक है, बाकी फार्मूला यही, जैसे थर्ड टर्म मतलब आपको जो बोलते हैं एन टर्म्स, और जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उनको एन टर्म बोलते हैं। एन, आपको जो भी फार्मूले बताए जाएंगे वो एन वही होता है जो टर्म पूछी जाती है, जितने टर्म्स की बात की जा रही है वही एन है। जैसे अब इसका सिग्निफिकेंस देख लीजिए, इसका सिग्निफिकेंस क्या है एक्चुअली, इसके कहने का मतलब क्या है? नहीं ऐसे नहीं, इसके कहने का मतलब क्या होता है आप देखिए, एक सेकंड। हाँ, अब ये चीज़ ऐसे जाती 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 जाएगी, बोल देते हैं nth टर्म तक जाएगी। ठीक है, तो फार्मूला क्या बनता है? टी एन, मतलब टर्म एन, nth टर्म का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये देखिए एन वही, अगर हम इसको बोलते 19th टर्म तक, तो 19th मतलब मैं क्या बोला, 90 टर्म अगर लिख रहे हैं तो उसमें 18 गैप्स आएंगे, तो यही 90 को अगर एन बोलते हैं तो एन माइनस 1 यही होता है। और जो 19th गैप आता है वही गैप की एक वैल्यू होती है डी, तो यही जो गैप की वैल्यू, मतलब अब इसमें अगर 19th टर्म हम बोलते हैं 19 टर्म तक जाना है तो 18th जो गैप आया, तो गैप जो टोटल आया वो 18 आया, और एक गैप की वैल्यू कितनी है? एक गैप की वैल्यू जो भी हो, मान लो यहाँ पे डी हो, तो यहीं पे हम कह देते हैं कि 18D। अब ये 18D जो आता है अगर हम इसको ए में ऐड करते हैं, पहले टर्म में ऐड कर रहे हैं तो उतना गैप आगे बढ़ जाएंगे, तो 19 टर्म मिल जाएगी। ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कितना औसम आप सोच रहे हैं। ठीक है, ये फार्मूला, ये इसका nth टर्म का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो फार्मूला ये होता है याद करने का। दूसरी चीज़ क्या याद करनी होती है? हम कभी कभी हमें टर्म नहीं मालूम है, मतलब 2 टर्म की बात की जा रही है, 3 टर्म की बात की जा रही है, 4 टर्म की बात की जा रही है, तो जब मानना हो, टर्म्स मानने का तरीका, टर्म्स मानने का तरीका, ये डी आपका टर्म्स बताते चलूँ, सार्वंतर यही था, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर डी को बोलते हैं। एन वही जितनी टर्म्स की बात की जा रही है, डी सर्वांतर, ए पहला पद। अब टर्म्स मानने का तरीका जो होता है, अगर 3 टर्म मानना हो तो क्या करेंगे? 3 टर्म्स, 2 टर्म तो कुछ मानेंगे नहीं, 3 टर्म्स अगर मानना हो तो क्या करेंगे? पहले मानेंगे ए माइनस डी, डी आगे जाएंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा? अब ए माइनस डी प्लस डी तो ए हो जाएगा, फिर से डी आगे जाएंगे, प्लस डी किए थे ना, प्लस डी, तो यहाँ पे ए प्लस डी। जब भी आपको 3 टर्म माननी हो ना तो आप इसको ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी के रूप में मानते हैं। ठीक है, 4 टर्म अगर माननी हो तो
4 टर्म्स अगर माननी हो तो। अगर आपको अभी भी कुछ दिक्कत हो रही है समझने में, बिल्कुल परेशान ना होइए। क्वेश्चंस आते ही कुछ है ही नहीं, मतलब आप देखोगे एपी को आप एकदम उंगलियों पे करोगे, जुबान से। आपको बहुत कम सवाल ऐसे मिलेंगे जिसमें कलम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। 4 टर्म अगर मानना हो तो a-2d, a-d, देखिए यहाँ भी डी ऐड कर रहे हैं, प्लस डी कर रहे हैं। फिर अब यहाँ से जब करेंगे, हाँ a-d, इसको a-2d मत मानिए, सॉरी। 4 टर्म अगर मानने हो तो a-3d, फिर a-d, मतलब इसमें हम 2d ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फिर a+d, फिर a+3d, इसमें भी 2 ऐड कर दिए, 2d, इसमें भी 2d ऐड किए थे। तो ये मानते हैं जो हमें 4 टर्म माननी हो तो। अब अगर हमें 5 टर्म मानना हो तो, अगर हम बोले 5 टर्म मानने के लिए हम क्या मानेंगे, 5 टर्म्स। 5 टर्म के लिए हम मानते हैं a-2d, a-d, फिर a+d और a+2d। 5 टर्म अगर मानना हो तो ये मानते हैं, 4 टर्म मानना हो तो ये मानते हैं, 3 टर्म मानना हो तो ये मानते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि पहली बार में ही हम अगर चारों को ऐड करें मान लो, तो यहाँ पे केवल a बचेगा, यहाँ पे भी केवल a बचेगा, मतलब d एक वेरिएबल तो कट जाता है, एक चल राशि जो है वो कट जाती है। ये मानने से फ़ायदा होता है, ठीक है। एक तो आपको ये जानना होता है। अच्छा, उसके बाद एक और यही बता देता हूँ आगे ताकि आसान हो जाए काम। बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, योगफल जिसको बोलते हैं, n पदों का योगफल, ठीक है। मेनली इसका जो फार्मूला होता है वो, हमें अगर पहला पद और अंतिम पद मालूम हो, जैसे इफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर नोन, तो क्या करते हैं फार्मूला, n टर्म्स का निकाल रहे हैं तो n/2, दूसरी पेन से लिखते हैं, n/2 a+l, a फर्स्ट टर्म है, l लास्ट है, ठीक है। लास्ट टर्म को ही n बोलते हैं। अगर n टर्म टोटल n टर्म है तो लास्ट टर्म n होगी, ये तो क्लियर बात है, ये तो इसमें कुछ सोचना नहीं है। अगर हमें ये लास्ट टर्म ना पता हो तो ये था Sn बोलते हैं, सम ऑफ n टर्म। अगर हमें लास्ट टर्म ना पता हो तो n/2 तो ऐसे ही रहेगा, हम इसको बोलेंगे a प्लस लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म। n टर्म अगर मैं बोलता हूँ टोटल n टर्म्स हैं तो उसमें लास्ट टर्म क्या है, nth टर्म है, तो हम इसको nth टर्म के रूप में l को देखते हैं। और यहाँ आपने फार्मूला देखा था Tn, nth टर्म क्या निकला था, a+n-1 इंटू डी, a+n-1 इंटू डी, क्या निकल के आता है ये n/2, ओके, n/2 और 2a + n-1 इंटू डी। ये हो गया, ये मतलब पूरी फार्मूला की रामकथा हो गई। इतना आपको जानना चाहिए बेसिक। क्या क्या मैंने बताया, समान अंतर वाली श्रेणी होती है, कोई श्रेणी अब यहाँ बढ़ रही है या घट रही है लेकिन अंतर समान जाता है। मैंने आपको एक टर्म्स बताई, हमेशा बस एक ही चीज़ आपको याद रखना है, गैप्स की जो वैल्यू होती है वही आपको आगे लेके जाती है, बस इतना समझिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और मैं बताता हूँ इन गैप्स का यूज कैसे करना है। ये सब आपको सोचना ही नहीं है, कहीं यूज ही नहीं होने दूंगा, लगभग ऐसी कोशिश की जाएगी। तो आसान सवाल से शुरू करते हैं। हाँ, एक और छोटी सी चीज़ बता देते हैं जो निकल के आता है, जैसे कि
अगर कोई सीरीज हम बोलते हो ABC AP में है, मतलब समांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका अंतर बराबर होना चाहिए, मतलब B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, या फिर ये भी कह सकते हैं 2B इज इक्वल टू A प्लस C, या फिर ये भी कह सकते हैं B इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2। आप समझो ये औसत है, इन दोनों का औसत, मतलब इन तीनों का जो औसत होता है वो बीच वाला होता है, क्योंकि अंतर समान है ना, बीच वाला। अब आप समझो अगर यही 3 टर्म की सीरीज रही होती तो हमें ये मिल गया औसत, एवरेज मिल गया, एवरेज में मिल गया। एवरेज क्या होता है? जो सबके पास हो। अगर हम इस पूरी सीरीज का सम निकालने को बोलें तो एवरेज है, ये तीनों में से हर एक के पास होगा। तो अगर हम सम निकाल दें, अगर हमें सम निकालना हो तो हम क्या करते हैं, यहीं n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 नीचे आ जाता है और A प्लस सी, मतलब यहीं से सम का भी फार्मूला आता है। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे तो आपको समझ आएगा। मैं पहले एक आसान से क्वेश्चन से शुरू करूँगा। हाँ आसान क्वेश्चन कौन सा लग रहा है? चलिए इसको देखते हैं, कलम ले लेते हैं बढ़िया सी। के किस मान के लिए 2, 3 प्लस के और 6 समांतर श्रेणी में है? मैंने क्या बोला, यही है ना, तीनों के बीच में गैप समान होना चाहिए, मतलब इसमें पहले इसको घटा दो, 3 प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटा दो, 6 माइनस 3 माइनस के हो जाएगा, 3 प्लस के था तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आपका के एक साइड ले आओ, 2k इज इक्वल टू, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 3 गया 3, ये 3 है, ये एक उधर जाके और कट जाएगा, k इज इक्वल टू आ गया 1। सॉल्व कर, आप पहले पॉज करके सॉल्व करो क्वेश्चंस को। ये तो मतलब बेसिक, इसका बस एक फंडामेंटल था कि ये होता क्या है श्रेणी में, बेसिक क्या है, ये बेसिक ही क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है। हाँ अब चलिए मैं दिखाता हूँ आपको गैप का क्या कॉन्सेप्ट है, जो मैं अब तक गैप के बारे में आपसे बोल रहा था, अब आप समझेंगे। क्या टर्म है? 19, 17, 15, कहाँ बोल रहा है? 60th टर्म। आप मुझे बताओ गैप 60th टर्म तक, 60 टर्म तक मैंने बोला गैप कितना होगा? अगर 60 टर्म, 60 संख्याएं एक साथ लिखी हो, 60 संख्याएं ऐसे एक साथ लिखी हो तो गैप कितना होगा? 59, 59 गैप्स। 60 टर्म्स तक कितना होगा? 59 गैप्स। समझ में आ रहा है मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ? फिर से एक बार वही चीज़ देखिए, 1 2 3 4, 4 नंबर में बोल रहा हूँ, 4 नंबर, चौथा टर्म, ये चौथा टर्म है ना, चौथा टर्म, तो गैप कितना निकल रहा है? 1 2 3। काउंटिंग करते हैं ना, जैसे क्वेश्चंस भी कई बार आते हैं कि एक सड़क के किनारे पेड़ लगाए जा रहे हों, हर किलोमीटर पे एक पेड़ लगाना हो, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से शुरू कर रहे हो पेड़ लगाने के लिए, तो आपको अगर पूछा जाए कि 4 किलोमीटर तक आप कितने पेड़ लगा दोगे, तो आप बताओगे, आप जहाँ खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो, यहाँ आपने एक पेड़ लगा दिया, 1 किलोमीटर पे एक और लगा दिया, 1 किलोमीटर पे एक और लगा दिया, 1 किलोमीटर पे और, 1 2 3, 1 किलोमीटर पे एक और, 1 2 3 4 किलोमीटर 4 हुए, लेकिन पेड़ आपने 5 लगा दिया। ऐसे समझिए, अगर आप 60 टर्म तक जा रहे हैं तो 59 गैप्स आप पार कर रहे हैं। एक गैप कितने का था? एक गैप था यहाँ पे 2 का, एक गैप हो रहा था 2 का, वो घट रहा है, घटने उठने की बात आप दिमाग से निकालिए, बस गैप बताइए कितने का है। गैप है 2 का यहाँ भी, मतलब एक गैप 2 का है, तो 59 गैप कितने का होगा? 59 गुणे 2, 118 का, ठीक है। अब चूंकि घटता जा रहा है तो 118 कम हो जाएगा 19 से, 60 तक पहुँचने के लिए 19 से 118 कम हो जाएगा, मतलब 19 माइनस 118 इज इक्वल टू माइनस 99। ना समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए, फिर से बताता हूँ आपको। आपसे कितना क्या बोला गया था? आपसे बस ये बोला गया है कि इस सीरीज में आप 60वां टर्म बताओ, 60 टर्म आप बताओ। फार्मूला आप वो लगाओगे, फार्मूला तो ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही करोगे, 90 प्लस n माइनस 1, 59 इंटू डी, मतलब 2,
तो फिर से आपका वही निकल के आएगी। सॉरी, यहाँ पे ये डी तो माइनस चल रहा है ना, डी जो है -2 है, तो ये माइनस हो जाएगा। 19 माइनस 118, तो आपका आएगा -99। कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी फार्मूले को ही सोचने का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन आप सोचो 60 टर्म, 60 मतलब 60 टर्म में 59 गैप आएंगे, 59 बार। यहाँ से आपको एक बार, दो बार, देखिए एक बार जाने पे दूसरे टर्म पे पहुँच गए, दो बार जाने पे तीसरे पहुँच गए, तीन बार जाने पे चौथे पहुँच जाएंगे, तो 59 बार जाने पे 60 पे पहुँच जाएंगे। मतलब गैप कितने हैं? 59। गैप की वैल्यू कितनी है? 2 की। गैप कितने हैं टोटल गैप? ये लिखना मतलब आप बस सोचोगे सोचोगे तो आपको निकल के आएगा। टोटल गैप 59, एक गैप 2 का है, 59 गैप 118 का है। ठीक है, 118 का गैप है, 19 में से 118 कम कर देना है, तो 19 माइनस 118 इज इक्वल टू -99। ये आपका आंसर। समझो। अभी एक दो क्वेश्चंस आप और देखेंगे तो आप सोचेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा ये चीज सोच करके कि कैसे आप सोच रहे हो। यदि एक समांतर श्रेणी का 10वां पद 21 है, 17वां पद 13वें पद से 8 अधिक है, 13th 17th 13 से 17 तक जाने में 4 गैप आपने कूदा ना, 4 गैप आप कूद के गए हैं, और अंतर कितने का था? 17वां पद 13वें से 8 अधिक है, 4 गैप 8 के बराबर है, एक गैप 2 के बराबर है, एक गैप 2 के बराबर है। 10वां पद अगर 21 है तो सोचिए 10 पदों में टोटल कितने गैप आए होंगे? 9 आए होंगे, यानी 18, तो ये आगे गया होगा, a + 18, a से 18 आगे जाके 21 आया होगा, तो a कितना निकल के आएगा? 3। और गैप 2 का चल रहा है तो 3 में 2 ऐड होता जाएगा, 3 5 7 9, सीरीज देख लो। मतलब मैं फार्मूला ही, आपको फार्मूले का ही यूज हो रहा है, लेकिन बस सोचिए कैसे सोच पा रहे हैं, बस इतना आप देखिए। 13 से 17 तक गए हैं, 8 का अंतर आ रहा था, 13 से 17 जाने में 4 गैप आपको पार करने थे, 4 गैप पार करने में 8 पार किया आपने, एक गैप यानी कि 2 के बराबर था। फिर आपको 10वां पद बोला है 21 है, तो 10वें पद तक जाने के लिए आपको 9 गैप पार करने होंगे, तो 18 गैप मतलब 18 टोटल आप पार किए हैं 9 गैप में, तो 21 पे आप पहुंचे हैं। तो आप पहले कहाँ रहे होंगे? 3 पे रहे होंगे, तो आप 21 पे पहुंचे होंगे 18 गैप पार करके। एक ही वैल्यू मिल गई, गैप बढ़ा दीजिए, सीरीज बन जाएगी। ठीक है, और ठीक है, यही देखिए, समांतर श्रेणी के पहले 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जहां पहला पद 22 है और सार्वांतर 11 है। ठीक है, सार्वांतर मतलब यही जो डी होता है, यही गैप है। गैप वैल्यू कितना है? 11 है। 20 पदों तक बोल रहा है ना, 20 पद मतलब 19 गैप, एक गैप 11 की, तो 19 गैप, 19 से 19 9 से लगाए, 19 19 से 20, 209। ठीक है, पहला पद 22 था और 209 गैप पार किया, पहला पद 22 था, यहाँ से गैप पार करके 209 पार किया, तो अंतिम टर्म तक आ गया, तो 22 और 209 231, ये हो गया एल आपका, ये हो गया ए आपका। योगफल आपको निकालना है, 20 पदों का बोल रहा है, SN इज इक्वल टू 20/2, ए मतलब 22 + 231, बस 231 और 22 कितना होता है? 253 होता है, और यहाँ से 10 हो जाएगा ना ये, तो 2530। ठीक है, फिर से बताता हूँ क्या किया आपने। 20 पदों का योग ज्ञात करना है, पहला पद 22 था, सार्वांतर 11 था, सार्वांतर डी ही है गैप, उसकी वैल्यू थी 11 की। 20 पद तक जाने के लिए 19 गैप आपने पार किया, तो 19 × 11 209 वैल्यू आप आगे बढ़ गए, 209 संख्या आप आगे बढ़ गए, तो 22 पे आप थे, 209 आगे बढ़ के तब आप पहुँचे हैं 231 पे, मतलब तब आप लास्ट टर्म पे पहुँचे हैं, तो लास्ट टर्म कितना होगा? 231 होगा। बस फर्स्ट लास्ट करके आपने वो लगा दिया, SN बराबर जो आपका फार्मूला है। देखिए मैं इसीलिए आपसे कह रहा था, अब आप इस क्वेश्चन को करके देखिए, फार्मूला लगाइए, जैसे भी आपको करना है। पहले आप अंतिम से 12वां पद, यहाँ तक आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड, कुछ छिप गया, आ जाएगा अभी। हाँ, समांतर श्रेणी 3 8 13 253 तक के अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको पहले तो पता लगाना पड़ेगा 253
देखिए, दो तरीके हैं इसको आसान बनाने के। पहले कम आसान वाला देखते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, 3 8 13, यहाँ कितना कितना बढ़ रहा है, +5 बढ़ रहा है। अंत से 12वां ज्ञात करना है। मैं कह रहा हूँ सीरीज को उल्टी कर देते हैं। सीरीज को उल्टी करेंगे तो क्या होगा, 253, अब 5 घटेगा 248, फिर 243, ऐसे घटते जाएगा जो भी हो। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 253 और डी जो है -5। तो अगर हम 12वां बोलें, T12 12वां टर्म अगर हम बोलें, तो जो फार्मूला होता है 253 a प्लस n-1, 12वां निकालना है। तो भाई अंत से हम सीरीज ले रहे हैं, वो अंत से ही 12वां पूछा है, तो a-1 मतलब 12 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -5 है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, 253 प्लस मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा, 5 माइनस है तो -55 इज इक्वल टू 198। ये तो सीरीज उल्टी करके आप लगा लिए, या फिर आप मेरी तरह सोच भी सकते थे। सोच कैसे सकते थे, एक गैप 5 का है, एक गैप 5 का था तो 12 संख्या जाने में 11 गैप आएंगे तो 55 होगा। तो 253 में से 55 आप घटा देते। एक गैप 5 के बराबर था तो 12 टर्म्स में 11 गैप्स होंगे, तो एक गैप 5 के बराबर तो 55, टोटल 55, यही 55 कम कर देना था तो भी आप निकाल देते 198। मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ मत सोचो। मैं ये आपसे क्या कह रहा हूँ, आप कुछ भी मत सोचो। आप मुझे एक बात बताओ, आपसे ये सीरीज बोली गई है जहाँ आपको पता चल चुका है कि गैप जो चल रहा है वो चल रहा है 5 का, गैप चल रहा है 5 का। अंत से 12वां पद, अंत से 12वां मतलब 12 पदों की बात की जा रही है। आप समझो 12 पदों की बात, मैं बार बार बता रहा हूँ, 12 पद की बात मतलब 11 गैप्स आएंगे। 12 पद में 11 गैप्स आएंगे। एक गैप की वैल्यू 5 के बराबर है तो 11 गुणे 5 55। तो आपको नहीं लगता कि 253 को सीधा 55 कम हो जाना चाहिए था और 198 आप उत्तर लगा दिए होते? अगर ये पूरी राम कथा आप कुछ भी नहीं पढ़े होते, आपके सामने सीरीज अगर बोली जाती 3 8 13 ... 253, बोला जाता कि अंत से 12वां पद आपको ज्ञात करना है, तो आपको जैसे मैं सोचना बता रहा हूँ, बस सोचो आप सही से। गैप जो है 5 का, बार बार इसलिए बता रहा हूँ, गैप 5 का 253 है, 12 पद की बात हो रही है। 12 पद, हमेशा 12 पद जितने टर्म्स होते हैं उससे एक कम गैप होता है, क्योंकि एक मतलब पहले से तो शुरू ही करते हैं, तो हर टर्म के लिए एक एक गैप पार करते हैं। तो 11 गैप पार करेंगे 12 में पहुंच जाएंगे। 11 गैप, एक गैप 5 का है तो 55, 11 गैप 55 का, एक गैप 5 का तो 11 गैप 55 का, तो यानी यहाँ से 55 माइनस आना चाहिए था हमें। तो जो भी टर्म हो, घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि 12 मतलब स्टार्टिंग से क्या रही होगी, बस 55 माइनस करते तो 198 आपका आंसर आ जाता। खत्म। गैप से सोचने का ये फ़ायदा है। ओके चलिए इतने क्वेश्चंस हो गए, अब आगे देखते हैं। ये बता दें, छोड़ो अभी देखते हैं। और हाँ, 2 -2 -4, तो गैप कितने का है, 2 -2 मतलब -2 -2 इज इक्वल टू, यहाँ से इसको माइनस करते हैं ना, -2 -2 इज इक्वल टू 4, -4। गैप कितने का है, 4 का। ठीक है, 10वां पद पूछ रहा है, 10वां पद पूछ रहा है, 10वां पद मतलब 9 गैप, एक गैप 4 का, 9 गैप्स, 9 गुणे 4 36 के, यानी कि 2 में से 36 कम कर दो, आंसर आ जाएगा 34। बस आपको ये पता चल रहा है ना, 4 गैप 4 का चल रहा है, 4 का चल रहा है, तो 10 टर्म में 9 गैप आएंगे, 36 का गैप आएगा, तो बस 2 में से कम होता जा रहा था, तो 36 कम कर दो, 34 आ गया उत्तर, 10वां पद। ये बस उस समांतर श्रेणी के पहले 151 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद और तीसरा पद क्रमशः 175 और 185 है। मतलब क्या हो रहा है, 175 185, ठीक है।
यहाँ पे कुछ नंबर रहा होगा, एक गैप, दो गैप, यहाँ से यहाँ तक जाने में दो गैप्स आ रहे हैं आपके पास। दो गैप्स में कितना बढ़ जा रहा है, 10। एक गैप कितने का है, 5 का। आपको निकालना क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 और ए प्लस एल। ए आपके पास है, एन आपके पास है, क्योंकि 151 पदों का बोल रहा है, एल निकालना है। तो अब बताओ 151 पद, 151 टर्म्स में गैप्स कितने होंगे, 151 टर्म्स में गैप्स होंगे कितने, 150। बस एक गैप था 5 का, तो 150 गैप कितने के होंगे, 150 गुणे 5 इज इक्वल टू 750 के। ठीक है, मतलब आपको 175 से जाते 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 151वें टर्म तक जाने के लिए आपको कितना टोटल पार करना पड़ा है, 750। तो ये कितना आ जाएगा, 151वां टर्म कितना निकल के आ रहा होगा 151वां टर्म कितना निकल के आ रहा होगा, 5, ये इसमें ऐड कर दोगे ना, 5 7 5 12, 2 हासिल लगा 1, 7 1 8 1 9, 925। बस अब एल भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब आप लगा लो इसको, n बाई 2 151/2 ए प्लस एल, ए कितना है 175 प्लस एल कितना है 925। ठीक है, 151/2 इंटू 5 5 10 0 हासिल लगा 1 और 7 2 9 1 10 शून्य हासिल लगा 1, 9 1 10 1 11। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो इसको, तो 2 5 10, 2 5 10, 550। 11 का मल्टीपल देख लो आप, ये 11 का मल्टीपल 55 है ना, तो 11 का मल्टीपल यहाँ ऑप्शन में कौन सा हो सकता है, ये 5 4 9, 8 और 9 नहीं होगा, 8 5 1 6 नहीं होगा, 8 5 2 7 नहीं होगा, 8 5 3 8, ये हो जाएगा 11 का मल्टीपल आंसर। गुणा भी आप कर सकते थे 5500, मतलब 550 का 151 में। ठीक है, इसको फिर से बता दें एक बार, मैंने क्या सोचा, आपको क्या सोचवाया। चीज़ें सिंपल रखिए, मतलब छोड़ो फार्मूला, बस गैप के बारे में आप सोचो ना, गैप क्या गैप निकल रहा है, मतलब 151 पदों का योगफल। पहला आपका पता चल रहा है, पहला पद बोल रहा है 175 है, तीसरा पद 185 है, तो पहले तो फर्स्ट से थर्ड में 2 गैप आ गए, 2 गैप, और फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का अंतर कितना है, 10 का, यानी एक गैप 5 के बराबर है। बस अगर एक गैप 5 के बराबर है, तो अब 151 पद में टोटल कितना गैप आएगा। मान लो ए से शुरू कर रहे हैं, तो 2 पे गए, 3 पे गए, 4 पे गए, 5 पे गए, 6 पे गए, तो 2 पे गए तो एक, मतलब जितने पे आप जाओगे 151 तक जाओगे तो 150 गैप आएंगे। एक गैप 5 का था, तो यहाँ तक जाने के लिए टोटल 750। एक गैप 5 का था, तो टोटल 150 गैप में 5 का मल्टीप्लाई करके 750 हो गए होंगे, यानी ए में 750 ऐड हो जाएगा। ए की वैल्यू दी हुई थी 175, ये ऐड कर दिए हैं आप, ऐड किए हैं तो कितना आ गया है, 800 925 आ गया है। बस 925 और आप इसको जोड़ोगे तो 9 1 10 1100, 1100 गुणे वही ए प्लस एल हो गया, ये n बाई 2, मतलब 151/2। आपने कर ही लिया इसको। गैप्स पे काम करो तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान बनेंगे, मेरे कहने का मतलब ये है। हाँ, अब देखते हैं मानने के लिए क्या मान सकते हैं। जो हमने मानने की बात अभी की थी ना, किसी समांतर श्रेणी के 4 क्रमागत पदों का योग 64 है। पहले और चौथे पद के गुणनफल का दूसरे और तीसरे पद के गुणनफल से 7 संबंधित 15 का अनुपात है। ठीक है, बात कितने टर्म्स की हो रही है, 4 टर्म्स की हो रही है। तो 4 टर्म आपको क्या मानने को बोला गया है, a माइनस 3d, a माइनस d और a प्लस d और a प्लस 3d। देखिए यहाँ भी प्लस 2d हो रहा है, यहाँ भी प्लस 2d हो रहा है, यहाँ भी प्लस 2d हो रहा है, यही मानने को बोला गया है 4 टर्म्स। अब क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी के 4 क्रमागत पदों का योग 64 है। इन चारों का जो योग है वो 64 है। तो अगर इन चारों को आप जोड़ोगे तो अब देखो a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे टर्म्स मान ही रहे हो कि सारे d कट जाएंगे, 3d से 3d, d से d।
64 दिया हुआ है, 1 2 3 4, 4 ए की वैल्यू आ गई 64, तो ए की वैल्यू आ गई 16, 16 चौक के 64 होता है। ठीक है, अब ए की वैल्यू तो आ गई। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, पहले और चौथे पद के गुणनफल का। ठीक है, पहला और चौथा पद, मतलब ए माइनस, पेन दूसरी लेते हैं, ए माइनस 3d, चौथा पद ए प्लस 3d, गुणनफल का अनुपात बोल रहा है दूसरे और तीसरे पद के गुणनफल से, मतलब ए माइनस डी और दूसरा तीसरा ए प्लस डी इज इक्वल टू, अनुपात कितना है, 7 और 15 का अनुपात है। ठीक है, यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस 9d² इज इक्वल टू बाई ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, 15 ए स्क्वायर माइनस 15 9 135 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर। 15 ए स्क्वायर मतलब 7 ए स्क्वायर निकाल देंगे तो 8 ए स्क्वायर और इज इक्वल टू 135 में 7 निकाल देंगे 128 डी स्क्वायर। 8 से कट रहा होगा, 8 का 8, 8 6 48, तो ए बराबर आ गया 4d। ठीक है, ए ऑलरेडी 16 था तो डी बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, हमें निकालना क्या है, फाइंड द थर्ड टर्म। ए 16 था तो आप सोचो फर्स्ट टर्म अगर पता है आपको तो थर्ड तक जाने के लिए, थर्ड तक जाने यहाँ बीच में सेकेंड होगा, एक गैप दो गैप, एक गैप 4 का है तो दो गैप 8 का है, तो 16 + 8 इज इक्वल टू 24 आ गया। ठीक है, ए पता है डी पता है, तो वैसे भी आपको थर्ड टर्म बोल रहा है तो ए प्लस डी ही था ना ये। एक सेकंड, अरे हाँ आपने थोड़ा गलत बोल दिया आपसे यहाँ ए नहीं ना है हमारा, फर्स्ट टर्म तो ए नहीं है, यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, थर्ड टर्म बोल रहा है। ए 16 पता है, डी 4 पता है ना, सॉरी थर्ड टर्म क्या है, ए प्लस डी, 16 + 4 इज इक्वल टू 20। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पहले आपने चारों टर्म को माना, चारों का सम बोला था 64 है, तो आपको पता चल गया कि ए जो है वो 16 है। फिर बोला पहले का चौथे में गुणा और दूसरे का तीसरे में गुणा करने पर अनुपात 7/15 का आएगा, तो यहाँ से आपने ए की वैल्यू रखी तो डी की वैल्यू 4 आ गई। ए और डी पता चल गया, थर्ड टर्म आपने निकाल दिया ए प्लस डी, कुछ भी नहीं था इसमें। ओके, चलिए ये भी निपटा लेते हैं पहले। एक समांतर श्रेणी के 4 क्रमागत पदों का योग 84 है, तो आप फिर से 4 पदों को वही मानेंगे, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d, योग 84 है बोल रहा है, तो सब पता है आपको, सब डी कटी जाएंगे, 4 ए की वैल्यू आ जाएगी 84 और ए की वैल्यू आ जाएगी 21। ए पता चल गया। अब क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या का वर्ग पहली संख्या के 27 गुना के बराबर है दूसरी संख्या का। ये क्वेश्चन आपको अभी तक किसी भी एग्जाम के प्रीवियस पेपर में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बनाया है, तो करने में आपको मज़ा आएगा। बोल रहा है दूसरी संख्या का वर्ग, ये दूसरी संख्या है, ए माइनस डी का स्क्वायर पहली संख्या के 27 गुना के बराबर है। दूसरी संख्या का वर्ग पहली संख्या के 27 गुना के, मतलब 27 ए माइनस 3d बराबर है। ठीक है, ए इज इक्वल टू 21 रख दीजिए यहाँ पे, तो मत रखिए, पहले ऐसे कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad इज इक्वल टू 27 ए माइनस 81d। अच्छा ठीक है, रख ही लेते हैं ए को। अब 21 का वर्ग कितना होता है, इसकी 21 का वर्ग होता है 441 प्लस डी स्क्वायर माइनस 21 दूनी 42 42d इज इक्वल टू 21 सत्ते 147, 7 हासिल लगा 14, 21 दूनी 42 और 14 56 माइनस 81d। काफ़ी बड़ा सा लग रहा है देख करके, चलिए डी स्क्वायर माइनस ये 81 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, 42 से 81 में से 42 कटता है तो कितना होता है, 31 8 39 होता है 39d। 441 है, 568 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 7 में से 1 गया 6,
6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1 इज इक्वल टू 0। अब 126 मतलब होता है 42 और 3, मतलब प्लस 42 माइनस 3। तो आपको पता होगा करने का तरीका, जो ये माइनस होता है मतलब इसको जब हम तोड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये बन जा रहा है अब d इज इक्वल टू 3। ये प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। चलिए मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ करके, 1 सेकेंड रुकिए। डी स्क्वायर प्लस 42d माइनस 3d माइनस 126 इज इक्वल टू 0। तो d कामन लेके d प्लस 42 माइनस 3 कामन लेके d प्लस 42। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा d माइनस 3 और d प्लस 42। थोड़ी गंदी हैंड राइटिंग बन जा रही है। तो d इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू माइनस 42 का तो कोई मतलब है नहीं, d इज इक्वल टू 3 आ गया। बोला क्या है लार्जेस्ट नंबर A21 है, लार्जेस्ट नंबर क्या आएगा 21 प्लस 3d 3 त्रिक का 9 इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। बिल्कुल बेसिक से संख्या मानना इसमें बस वो है, बाकी आप कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन आपका क्वेश्चन यहीं तक एक्चुअली था। आपने जैसे यहाँ पे देखा, मैंने बताया ना, यहाँ पे आपने जैसे बांटा 42 माइनस 3, तो आपको 3 पता चल गया था, डी आ गया है, 21 पता था, बता दिए होते। ठीक है चलिए अब देखते हैं क्या बचा है। हाँ, अब ये क्वेश्चन आप देखिए, एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको पढ़िए, खुद से ट्राई कीजिए। इसको लगाना मतलब बहुत बेवकूफ़ी होगी, आपको ऑप्शन से जाना ही सर्वोत्तम है इसके लिए। कैसे जाएंगे ऑप्शन से एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एन टर्म। अगर हम एन की जगह 2 रख लें, मतलब बात कितने टर्म्स की हो रही है, 2 टर्म्स की, मतलब इसकी और इसकी, 2 टर्म की। तो 2 टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 11। ठीक है, 11। इट मीन्स n हमने 2 ही टर्म लिया है, n की वैल्यू 2 है, तो इनमें से हम चारों ऑप्शन में n की वैल्यू 2 रख के देखेंगे किससे हमको 11 मिल पा रहा है। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन में देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या होगा, 1/3, n की जगह 2 रखे, n की जगह 2 रखे हैं, तो 2 के पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 के पावर 2, 2 के पावर 4 16 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 16 8 24, 1/3 गुणे 24 इज इक्वल टू 8। ये तो नहीं बना। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, 1/3 इंटू n की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 के पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 के पावर 2 माइनस 2, तो 1/3 गुणे 8, 2 दूनी 4 3 12, मतलब ये 8 हो गया प्लस 12 हो गया माइनस 2, 12 8 20 में से 2 निकल गया, तो कितना आया 18 बराबर 6। 11 ये भी नहीं बना, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको चेक करेंगे, थर्ड को, 1/6 इंटू एक n यहाँ पे है देखिए 2, अब 2 प्लस 1 फिर 2 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 3 6, 1/3 इंटू 3 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 8, ये हो गया 4 माइनस 1, 8 4 12 में से 1 निकल गया 11, 3 से 3 कट गया 11। ये आंसर आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, ये मैंने 2 पे चेक करवा दिया, डायरेक्ट 2 पे मैंने चेक करवा दिया। एक्चुअली आपके पास टाइम कम हो तो आप 1 पे ही चेक कर लो। हमने n को बस 1 मान लिया, n इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ओनली, मतलब 1 टर्म ओनली, 1 टर्म। फर्स्ट टर्म कितना था, 1 था, n की वैल्यू 1 रखेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 3 3 1 1 + 2। तो आपको ये देखेंगे अगर n बराबर 1 टर्म आपने माना है तो आपका पहला ऑप्शन भी मैच कर जाएगा। तो
जब भी आप करो मतलब दो को सेटिस्फाई करा लो, कम से कम दो को। अगर ये दोनों करने पे भी जैसे हमने किया तो दोनों करने पे भी कोई दो ऑप्शन सेम हो गया होता तो आप तीन पे लेकर के सेटिस्फाई कर सकते हैं, फिर ही आप आगे जाइए। मतलब कहने का मतलब यह है कि सेकेंड टर्म से करना ज़्यादा अच्छा होता है पहली बार में। और भी ऐसे क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, जैसे ये देखो आप ये भी एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है। हम पहले क्या करेंगे, दो टर्म पे जाएंगे। एक टर्म पे भी काम कर सकते हैं लेकिन दो पे, मैंने बोला ना सिक्योरिटी के लिए दो पे जाइए, ज़्यादा अच्छा है। तो पहले 1/√1 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √5, ठीक है। परिमेयकरण इसका करते हैं, परिमेयकरण कैसे करते हैं, ये √3 + 1 है ना, इसको पहले तो हमेशा सीधा रखने की कोशिश कीजिए ताकि माइनस में ना आए कुछ भी। 1/√3 + 1 प्लस 1/√5 प्लस √3। परिमेयकरण करते हैं, परिमेयकरण क्या करते हैं, नीचे से हमें रूट हटाना होता है। तो हमें फार्मूला क्या बनाना होता है, a + b, a माइनस बी का उससे हो जाता है a² - b²। a + b नीचे है, a माइनस बी से हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 - 1 से, तो यहाँ भी कर देंगे बैलेंस बनाने के लिए। यहाँ √5 + √3 है तो हम गुणा कर देंगे √5 - √3 से, ऊपर भी कर देंगे √5 - √3 से, ठीक है। अब ऊपर क्या आ गया, √3 - 1 बट्टे नीचे a² - b², 3 - 1 मतलब 2 प्लस √5 - √3 इज इक्वल टू 5 × 5 = 25, सॉरी 5 - 3 मतलब 2। तो अब नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो आप करोगे √3 - 1 प्लस √5 - √3/2, ये तो सही हो गया। √5 - 1 × 1/2, ये मिलना चाहिए आपको। कितने टर्म्स आपने देखा था, दो टर्म पे। आप यहाँ पे रखो दो टर्म तो ये क्या आएगा, √5, 2 दूनी 4 1 5। यहाँ पे रखो दो टर्म, 2 दूनी 4 1 5, √5/2। ये नहीं आ रहा ना, 5 - 1 है ये, √5 - 1। आप यहाँ पे रख के देखो n = 2, 2 दूनी 4 - 1 3 आ रहा है, ठीक है। 2 दूनी 4 - 1 मतलब √3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ रख के देखो आप, 1/2 है, n की जगह रख रहे हो 2, तो √5 माइनस मतलब 2 दूनी 4 1 5, √5 हो गया -1। अब देखो ये सेटिस्फाई हो गया, 1/2 √5 - 1, तो आपका आंसर फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा। समझ में आई आपको बात। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक संभावना और थी, यहाँ पे पहले टर्म से भी आ गया होता, मतलब पहले टर्म से भी शायद दो ऑप्शन नहीं सेम होते। अब जैसे वहाँ पे क्या था, पहले टर्म से दो ऑप्शन सेम हो गए थे। यहाँ पे आपने पहला टर्म अगर एक माना था तो एक पे ये भी सेम हो गया था, दो मतलब यहाँ 2 1 3, 3 से 3 कट गया था, एक ही आ गया था। और यहाँ पे अगर आप देखते 3 1 4 में से एक निकल गया, 3 ये भी एक आ जाता, मतलब एक से अधिक ऑप्शन पहले टर्म पे मैच कर रहे थे। लेकिन यहाँ देखिए ऐसा होता है क्या, यहाँ अगर हम बात करें पहले टर्म पे केवल 1/√1 प्लस √3, वही जो परिमेयकरण मैंने बताया है, तो क्या आया था, √3 - 1/2। अगर ये हम 1 रखे होते यहाँ पे अगर हम 1 रखे होते तो क्या होता, 2 1 2 1 3 √3 आ जाता। लेकिन हमें नीचे मतलब 3 - 1 चाहिए ना, यहाँ रखे होते 2 1 3, यहाँ भी नहीं होता। 2 1 2 में से एक निकल जाता, एक यहाँ भी नहीं होता। यहाँ अगर हम रखते 2 1 2 1 3 √3 - 1/2, मतलब पहले से भी आपको एक ही ऑप्शन मिलता। ऐसे केस में आपको दो टर्म चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा आप पहले से आंसर निकालते। मैंने जस्ट बताया क्योंकि पहला क्वेश्चन आपने देखा। ओके अब क्या बचा है, कुछ बचा, हाँ अब ये बचा हुआ है। अब आप देख लो समांतर माध्य क्या होता है, मतलब समांतर माध्य का मतलब एवरेज होता है, एवरेज, एवरेज बोलते हैं योगफल, मतलब ऐसे बोलते हैं माध्य, समांतर माध्य या फिर मीन या फिर यही एवरेज भी है, इज इक्वल टू सभी पदों का ये लिखने दो कि नीचे लिख देते हैं, इज इक्वल टू सभी
पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ठीक है, इसको हम अर्थमेटिकल मीन बोलते हैं, एम भी बोलते हैं इसको, एम। ठीक है, सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो सिग्मा एन बटे एन ऐसे है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी का 13वां पद 30 है। 13वां पद 30 मतलब आप समझ रहे हैं, 13वां पद 30 का मतलब क्या होता है, 25 पदों का योगफल बोल रहे हैं, 13वां पद 30 बोल रहे हैं। यहाँ पे मतलब कॉन्सेप्ट में इससे बताऊंगा कि इससे आप कैसे सोच सकते थे, ज़्यादा आसान है, मतलब सोचने की बस बात है, बाकी कुछ भी नहीं, दोनों बातें सेम ही है। समांतर श्रेणी का 13वां पद क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, टी 13 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, 13 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए प्लस 12 डी। ठीक है, 25 पदों का योगफल बोल रहे हैं, तो 1/2, मतलब अगर यहाँ पे आपको लास्ट टर्म नहीं पता है तो हमने फार्मूला बताया ना, एस एन इज इक्वल टू n/2, 25/2। ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, 25 पद हैं, 25 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मतलब 25/2, 2a प्लस 24 डी। ठीक है, अगर ये 2 से हम इसको कट कर दें 12, यानी कि 25 इंटू ए प्लस 12 डी। ये देखिए, यही ए प्लस 12 डी आपको पता है ना, 13वां पद बोला हुआ था, ये कितना 30 था ना, ये 30 था ना आपके पास, तो ये 25 गुणे 30, इसकी जगह आप 30 रख दिए, 25 तियाँ 75, 750। अच्छा, ये सब राम कथा कुछ भी नहीं इसमें था। मैं आपको एक बात बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या है जब हम बोलते हैं कि, मैंने आपको एक बात बताई थी ना, ए बी सी, तो ये जो बी होता है ये ए प्लस सी बाई 2 होता है, बीच वाला टर्म। और इसका अगर हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज भी अगर हम इसका निकाल रहे हैं तो भी बीच वाला ही टर्म होता है। मतलब सीधा सीधा है कि जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देख लो, 2 4 6 8 10, तो इसमें एवरेज हम निकालते हैं तो एक तो तरीका है, सबको ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो, मतलब टोटल 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, और 4 2 6 6 12 8 20 10 30, 30/5 संख्याएं हैं, तो 6। ये 6 क्या आया है, ये बीच वाला नंबर आया है। ठीक है 6 मतलब बीच वाला नंबर आया है। अगर हम समांतर श्रेणी की यही खासियत है, इसका सम करके अगर आधा कर दें तो भी यही आएगा, इसका करके आधा कर दें तो भी यही आएगा, मतलब बीच वाला टर्म। आप एक बात बताओ, समांतर श्रेणी का 13वां पद बोला है 30 है अच्छा, अब ये जो सम होता है, सम, अब यहाँ पे ये फार्मूला काम करता है, ए एम इज इक्वल टू सम, मतलब ये सिग्मा एन बाई एन। तो ए एम अगर हमें पता चल जाता है कि 6 है, तो सिग्मा एन निकालने के लिए जो n है इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, n इंटू 6 इज इक्वल टू सिग्मा n। ये होता है ना, मतलब सभी का जो सम है 6 जो है एवरेज है, मतलब सिंपल सा फार्मूला से अगर आप देखोगे तो योग बटे संख्या इज इक्वल टू एवरेज। तो योग क्या होता है, एवरेज इंटू n। मैं क्या कह रहा था, 13वां पद 30 है, 25 पद टोटल हैं, तो 12 इधर 12 उधर, बीच में क्या है 13वां आपको पता है, इट मीन्स क्या है 30 ही तो एवरेज है मैंने बोला ना एवरेज इंटू एन, 30 एवरेज है, 25 पद बोल रहा है, तो सीधा 750 आंसर था। इतना ही तो आपको करना था, सोचने की और कुछ ज़रूरत थी नहीं। हाँ, तो उम्मीद है अब सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए और ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप गैप को समझो, गैप के ऊपर आप अगर क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चंस मतलब मुंह जबानी होगा। आपने जैसे ये क्वेश्चन देखा, इस क्वेश्चन में आप कितना कुछ करने वाले थे, सॉरी इस क्वेश्चन में आप वैसे कितना कुछ करते,
3, 8, 13, आपको 253 लास्ट टर्म पता है। आपको बोला जाता कि अंत से 12वां पद, तो आपको यहाँ सिंपल अगर आपको इतना पता था कि 12वां पद मतलब कहीं ना कहीं से 12 पदों की बात की जा रही है, हमें मतलब नहीं है कहाँ से की जा रही है। 12 पद अगर थे तो उनके बीच में गैप 11 आए होंगे, एक गैप 5 का था, तो 5, 55 हमें यहाँ से कम कर देना था डायरेक्ट। आपने सीधा आंसर बताया 198, कुछ भी नहीं सोचना था। ये कॉन्सेप्ट गैप के ऊपर मतलब थोड़ा उस पर लगाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा आसान होगा मेरे कहने का मतलब। 13 पद से 17 पद, 13 से 4 गैप आगे गए, 13, 4, 17, 4 गैप पार करना पड़ा, और 8 आगे बढ़ गए आप। 21 से मतलब 17 से 13 मतलब 8 आगे बढ़ना पड़ा 4 गैप में, यानी एक गैप के लिए आपको 2 आगे बढ़ना पड़ा होगा। 10 गैप के लिए आपको 9 मतलब 10वें पद तक जाने के लिए 9 गैप आगे बढ़ना पड़ा होगा, मतलब 18 आगे बढ़े होंगे आप। तो 3 से 18 बढ़ के 21 गए होंगे। मुजवानी आप बताते कि सीरीज 3 से शुरू होगी, और गैप आपको पता है 2 का, तो आप मुजवानी इसको लगाए होते हैं आंसर। मेरे कहने का ये मतलब है। डी को आप डी कहिए ही मत, उसको गैप ही समझिए आप बस। ये पता है ये कॉन्सेप्ट आपको कहाँ काम आएगा। हम अगर बोलते हैं ना, अगर हम बोलते हैं कि कुछ भी आप ले लो, जैसे कि विषम नंबर्स ले लो कि 1, 3, 5 ऐसे करके अगर बोला जा रहा है, तो आपको अगर बोल दें कि प्रथम 150 विषम संख्या है, प्रथम 150 विषम संख्या है, ठीक है, प्रथम 150 विषम संख्या है, 2-2 गैप करके आपको आगे जाना था, तो 2-2 गैप करके आप 150 तक अगर गए होते तो 150 संख्या, 150 की बात किया जा रहा है ना, तो 150 संख्या मतलब वहाँ 149 गैप निकला होता। एक गैप की वैल्यू 2 थी, तो 149 गुणे आप 2 किए होते, तो यहाँ पे आपको निकल के आता है 298, और एक में 298 जोड़ते हैं तो 299। 150वीं जो विषम संख्या होगी ना, वो 299 होगी। ये तरीका मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से आप सोच सकते हैं। जैसे 3 है, 7 है, 11 है, 15 है, हम बोल रहे हैं कि इसका तुम बताओ हमें कुछ भी बोल दो आप, 24वां टर्म बताओ, 24वां टर्म। तो आपको पता है कि 24वां टर्म तक जाने के लिए 23 गैप हमें पार करना पड़ेगा, 23 गैप, और एक गैप 4 का है, तो 23 गैप 4 का, यानी कि हमें 92 आगे जाना पड़ेगा। 3 में 92 ऐड करेंगे हम, तो निकल के आएगा 95। 24वां टर्म 95 आएगा, ख़त्म। इस तरह से सोचिए। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और बने रहिए। यूपीएसआई के लिए हम सारे टॉपिक्स पे बराबर काम करेंगे, और परीक्षा आने से पहले लगभग हम बहुत सारी प्रैक्टिस भी करेंगे। एक बार आप टॉपिक भी पढ़ते रहोगे, कॉन्सेप्ट किंग सीरीज से हम कुछ कॉन्सेप्ट बीच बीच में देखते रहेंगे, और उसके साथ साथ ये टॉपिक वाइज भी हम क्लियर करते रहेंगे। आपको परसेंटेज का मैंने 4 क्लास पढ़ाया हुआ है, अगर परसेंटेज आपको पढ़ना है तो 4 क्लास आप देखिए। मेरी गारंटी है कि उन 4 क्लास से बाहर परसेंटेज में कुछ भी नहीं आएगा आपके पूरे एग्ज़ाम में। अगर आप उसे हल्के में ले रहे हो तो आपकी ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप जाके देखो, मैंने बहुत अच्छे से इत्मीनान के साथ समझाते हुए और शॉर्ट से शॉर्ट तरीक़ों से उसको लगवाया है। बाकी आप क्विकर सीरीज़ भी फॉलो कर सकते हैं। क्विकर सीरीज़ में मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस को बहुत शॉर्ट तरीके से लगाने की मतलब बताता हूँ, जो लूप होल्स होते हैं वो पकड़ के क्वेश्चंस का। तो फिलहाल ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और इसको थोड़ी रीच बढ़ाइए, अपने यूपीएसआई के एटलीस्ट जो एस्पिरेंट हैं उन तक पहुँचाइए। बाकी धन्यवाद, थैंक यू।